आज अपने छंद कर रहे हैं। छंद क्या है? तो आपके लिए नया शब्द होगा शायद। छंद क्या है, इसको समझने के लिए शुरू से चलते हैं। अपने भाषा के दो रूप होते हैं। एक तो भाषा बोलने के काम आती है, एक लिखने के। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा, कितने रूप हो गए? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में तो हम आचार व्यवहार कर लेते हैं ना। अब बात रही लिखित भाषा की, जिसमें साहित्य लिखा जाता है। तो जो साहित्यिक भाषा होती है, जिसमें साहित्य लिखा जाता है, तो साहित्य भी दो रूपों में लिखा जा सकता है, गद्य में और पद्य में। गद्य और पद्य समझते हो ना? अगर आपको किताब खोल कर यूं दिखा दूं तो आप देखते ही बता सकते हो ये गद्य में लिखी हुई है या पद्य में। पद्य वाली कविताएं होती है, गीत, गजल, दोहे, चौपाइयां, ये पद्य में आता है, ठीक है। और गद्य में निबंध हुआ, लेख है ना, कहानी हुई, नाटक हुआ, यात्रा वृत्तांत हुआ, रिपोर्टाज हुआ, ये सारे गद्य में आते हैं, समझ गए। और पद्य में कविताएं आती है। अब उसको पद्य कह दो, कविता कह दो या काव्य कह दो, तीन नाम ले सकते हो, ठीक है। अब छंद क्या है, इस पर बात करते हैं। तो छंद वो माध्यम है जो गद्य को पद्य से अलग करता है। यानी छंद से ही हम देखकर पहचान लेते हैं कि ये गद्य में लिखा हुआ है या पद्य में। तो छंद का क्या काम है, क्या करता है छंद? गद्य को पद्य से अलग कर देता है या पद्य को गद्य से अलग कर देता है। समझ गई बात है? तो क्या है फिर छंद? छंद का मतलब है किसी रचना को कुछ विशेष नियमों में बांध देना। वो नियम क्या है? यति, गति, लय, तुक, चरण, इनमें बांध देना। अब आपको शरीर में कैसे बांध देना? देखो, जैसे व्याकरण होता है ना, व्याकरण एक ग्रंथ है, व्याकरण है जो भाषा का नियामक होता है। व्याकरण भाषा का नियामक है, मतलब वो भाषा के नियम तय करता है। व्याकरण मतलब व्याकरण वो लाठी है जो भाषा को विकृत होने से बचाती है। एक सिंपल उदाहरण से बता रहा हूं व्याकरण क्या है। सीता गीत गाता है तो व्याकरण कहेगा कि ये तुम गलत लिख रहे हो। सीता गीत गाता है नहीं, सीता गीत गाती है, ये आएगा, ये हमें व्याकरण बताएगा। मतलब व्याकरण भाषा के नियम तय करता है, समझ यही बात। और भाषा को विकृत होने से बचाता है। ये भाषा विकृत हो गई, कौन सी? कि सीता गीत गाता है, ये गलत हो गई भाषा। तो इसको सही कौन करके बताएगा? व्याकरण। व्याकरण इसके नियम तय करता है कि सीता गीत गाता है क्यों नहीं आया, गाती है क्यों आया। तो वो नियम बताएगा आपको। क्या नियम बताएगा? कि हिंदी में वाक्य रचना में पहले कर्ता आता है, बीच में कर्म आता है, अंत में क्रिया आती है। और क्रिया जो है वो विकारी शब्द है, तो वो कर्ता के अनुसार डिपेंड करती है। कर्ता पुल्लिंग तो क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग तो क्रिया स्त्रीलिंग, कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया बहुवचन। लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते। समझ आ रही बात? तो ये हमें कौन बताता है कि क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार आता है? ये कौन बताता है? व्याकरण। अब सुनो, व्याकरण अगर भाषा का नियामक है, नियम तय करने वाला नियामक है, तो छंद शास्त्र काव्य का नियामक है। वो काव्य के नियम तय करता है। वो काव्य के नियम है तय करता है। तो वो नियम क्या है? कुछ नियमों में किसी रचना को बांध देना। वो नियम ये है, वर्ण, मात्रा, यति, गति, चरण और तुक। एक एक को समझाता हूं। वर्ण देखो, पहले के जो कवि थे वो छंदबद्ध रचनाएं ज्यादा लिखा करते थे, ठीक है। मतलब जो काव्य था ना, काव्य उसको नियमों में डालकर लिखते थे। कैसे? कि वो चौपाई हुई, दोहा हुआ, सोरठा हुआ, हरिगीतिका हुआ, ये कई प्रकार के हैं। तो इनमें बांध कर लिखते थे। हर एक के अपने अलग नियम थे। दोहे के अपने अलग नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं?
एक तो दोहा 2 लाइनों में आएगा, दूसरा दोहे में 4 चरण होंगे। ये सारा भी डिटेल से समझाने वाला हूं, लगातार सुनते रहो। तो एक तो दोहा 2 तो लाइनों में आएगा, 4 चरणों में आएगा, 2 सम चरण 2 विषम चरण, 4 चरणों में आएगा। और सम चरणों के आगे यति आएगी। यति होता है कोमा, ठहराव, विराम लेना। किस पंक्ति में कितनी मात्राएं आएंगी ये भी वो तय करके लिखते थे। अगर दोहे में 24 मात्रा आती है तो 24 ही आएगी, भले ही दोहा आप रहीम का ले लो, भले ही आप तुलसीदास का ले लो, भले ही आप बिहारी का दोहा ले लो, 24 मात्रा ही आएगी। तो मात्राओं के नियम तय किए जाते थे कि दोहे में 24 मात्रा आएगी तो 24 ही आएगी, और चौपाई में 16 मात्रा आएगी तो 16 ही आएगी। ये नियम तय होते थे। फिर बात आती है, यति बता दिया मैंने, कोमा जहां विराम लेना पड़ता है। और फिर है गति। गति मतलब लय, एक गति के साथ वो पढ़ी जाती है। समझे बात है? वैसे तो गद्य भी लय बनानी पड़ती है, पर फिर भी उसकी लय कुछ ज्यादा होती है पद्य की। पद्य की जो लय होती है ना, वो उसको गति भी देती है, उसको ध्वन्यात्मक बनाती है, उसमें संगीतात्मकता लाती है गति। ठीक है। फिर रहेगी बात चरण। चरण मैंने बता दिया, जैसे दोहा होता है 4 चरणों में लिखा जाता है। फिर तुक। तुक का मतलब होता है किसी भी दोहे में या किसी भी पद में अंत में मात्रा मिलना, अंत में मात्रा मिलना, उसको कहते हैं तुक। पहले मैं यहाँ थोड़ा छंदबद्ध रचना के बारे में बता देता हूँ। छंदबद्ध रचना कुछ नियमों में बंधी होती है। ये नियम निम्नलिखित हैं। वर्ण। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन अधूरे होते हैं। स्वर जो है वो व्यंजनों को पूर्ण करते हैं, यानी उन्हें ध्वनि प्रदान करते हैं। 2 नंबर है मात्रा। किसी भी वर्ण को बोलने में लगा समय मात्रा कहलाता है। मात्रा 2 प्रकार की होती है, ह्रस्व और दीर्घ। इसे आप लघु और गुरु भी कह सकते हैं। प्राय एक दीर्घ मात्रा को बोलने में लघु मात्रा की बजाय लगभग दुगुना समय लगता है। मात्रा को 1 और तिरछे एस से लिख सकते हैं, यानी जो लघु मात्रा होती है उसको 1 से, और जो दीर्घ मात्रा होती है डबल, उसको एस से संकेतित करते हैं। तीसरा है चरण। सामान्यतः प्रत्येक के छंद में 4 पंक्तियां होती है, इनको चरण या पाद कहते हैं। जैसे दोहे में 4 चरण होते हैं और दोहा 2 पंक्तियों में होता है। चौथा है यति। यति का मतलब होता है विराम या ठहराव। उदाहरण के लिए, बड़ा भया तो का भया जैसे पेड़ खजूर। तो यहाँ बड़ा भया तो का भया, यहाँ पर आकर यति हुई है और पूर्ण यति हुई है खजूर के बाद। 5वां गति। पाठन यानी पढ़ने। पाठन करते समय जो लय उत्पन्न होती है वह उच्चारण की गति बनाती है। गति से छंद में प्रवाह उत्पन्न होता है और इससे ध्वन्यात्मकता और संगीतात्मकता आ जाती है। नोट। किसी भी चरण में प्रयुक्त शब्दों का क्रम बदलने से यानी क्रम भंग करने से गति भी भंग हो जाती है। जैसे एक उदाहरण से बता रहा हूँ, मंगल भवन अमंगल हारी। अगर इसकी जगह मैं थोड़ा सा शब्द बदल दूं, भवन अमंगल मंगल हारी, तो इसमें वो राग नहीं आएगी, क्रम टूट जाएगा। दोबारा देख लें, मंगल भवन अमंगल, ये तो यहाँ पहले भवन कर दिया तो भवन अमंगल मंगल हारी, तो लय टूट जाती है। ठीक है। छठा है तुक। चरणों के अंत की ध्वनि में समानता होने को तुक कहते हैं। जैसे जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो लास्ट में ज्ञान म्यान यानी डबल और सिंगल, ये मात्राएं हैं लास्ट में दोनों में, इसी को तुक कहते हैं। जिन छंदों में मात्राओं का नियम रहता है उन्हें तो मात्रिक छंद कहते हैं, और जिन छंदों में वर्णों का नियम रहता है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। इनके बारे में विस्तार से और देखेंगे और जानेंगे अगले वीडियो में भी, और इस वीडियो को भी पूरा देखें। ठीक है। अब ये मात्रा क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले थोड़ा थोड़ा यहां देखो दोबारा से। साहित्य के 2 रूप हैं, गद्य और पद्य। पद्य को आप कविता या काव्य कह सकते हो। पद्य छंदबद्ध रचना होती है, छंदों में बंधी हुई। अब छंद क्या है? कुछ नियमों में बांध देना, यति गति कोमा वर्ण, कि किस पंक्ति में कितने वर्ण आएंगे, कितनी मात्राएं आएंगी, उनमें बांध देना, तो वो कविता बंदी होती है। और गद्य की कोई लाइनें बंदी नहीं होती। आप छोटा सा वाक्य बना सकते हो, बड़ा वाक्य बना सकते हो। आप अगर किसी चीज पर निबंध लिख रहे हो, भ्रष्टाचार पर, तो उसके निबंध में आपका छोटा वाक्य भी हो सकता है, बड़ा वाक्य भी हो सकता है, संयुक्त वाक्य भी हो सकता है, मिश्रित वाक्य भी हो सकता है।
5 शब्दों का वाक्य हो सकता है, 8 शब्दों का वाक्य हो सकता है, 12 शब्दों का वाक्य हो सकता है। समझाई बात है? वहां वर्णों की मात्राओं की कोई गिनती नहीं होती और कविताओं में होती है। तो जो नियमों में बांध कर लिखी जाती है उसको बोलते हैं छंदबद्ध रचना। ठीक है, तो बंधी हुई होगी नियमों में कि कितनी मात्राएं आएगी, तो ही तो पता लगेगा ना कि ये पद्य में लिखा हुआ है, गद्य में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि गद्य में नियम नहीं होते। समझ में आ रही बात है? तो जैसे व्याकरण भाषा का नियामक होता है, वैसे ही काव्य का नियामक छंद शास्त्र होता है। इसको पिंगल भी कहते हैं। पिंगल एक प्राचीन कवि हुए हैं, संस्कृत के विद्वान मान लो, और उन्होंने नियम बनाए थे छंदों के कि छंद के क्या क्या नियम है, छंद कितने प्रकार के हैं, तो उसी को छंद शास्त्र कहते हैं। ठीक है, किसी रचना को कुछ विशेष नियमों में बांधना ही छंद कहलाता है, वह छंदबद्ध रचना कहलाती है। अब कैसे नियमों में, ये सारी बातें यहां बता रहा हूं। ये एक दोहा है, समझिए इसको कि ये किन किन नियमों में बंधा हुआ है। पहली बात कि दोहा 2 पंक्तियों में होता है, तो ये 2 पंक्तियां दिख रही है आपको, 1 और 2। ठीक, अब आपको ये तो एक ही दोहा है, आप किसी का दोहा उठा लो। गुरु गोविंद उखड़े काके लागू पाए, बिलियारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, कांकड़ पाथर चुन के मस्जिद ले बुनाए, ताऊ पर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई, है ना, बार बार के मुंडन से बकरी ने बैकुंठ जाए, ऐसे थे ना। तो ये कोई भी दो उठा के देख लेना आप, उनमें 2 ही लाइनें आएगी। अब रहेगी बात चरण, तो ये देखो एक चरण और ये दूसरा चरण, ठीक है, और ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। ठीक है, चरण का मतलब हो गया पद, इसको पाद भी कह सकते हो आप और पद भी कह सकते हो। तो प्रथम चरण या प्रथम पाद, द्वितीय चरण या द्वितीय पाद, तृतीय चरण या तृतीय पाद, चतुर्थ चरण या चतुर्थ पाद, 4 हिस्से हैं इसके। यानी वो ऐसे बात करेगा, बिगड़ो काम बने नहीं, लाख करो किन कोई, कि अगर एक बार काम बिगड़ जाता है ना तो वो फिर बनता नहीं है। उदाहरण देके बता रहा है कैसे। रहीमन फटे दूध ते, रहीमन फटे दूध ते मथे न माखन होए, कि जो दूध फट गया उसको आप मथते रहो। भले आप अपनी मातृभाषा बोलते हैं झलका करना, बिलोना, है ना, तो उसको मथते रहो, उससे घी थोड़ी निकलेगा, निकलेगा क्या? तो कह रहा है कि रहीमन फाटे दूध ते मथे न माखन होए। तो यहां देखो, बिगड़ो काम बने नहीं, इतनी सी बात लेकर यहां कोमा आ गई। ठीक है, बिगड़ो काम बने नहीं, लाख करो किन कोई, कोई लाख प्रयत्न कर लो भले वो काम नहीं बनेगा, एक बार बिगड़ गया तो। अब ये कोमा क्यों आई, इसका मैं तो बता रहा हूं। ठहराव आता है कि कोई बात पूरी करने के लिए, तो आप यहां नहीं लगा सकते, यहां नहीं लगा सकते। एक बार मैं आपको दिखा रहा हूं यहां लगा करके, यहां लगाता हूं पहले मैं। ठीक है, तो देखो, बिगड़ो काम बने नहीं लाख करो, ये कोई मतलब निकलता है इसका? देखना, बिगड़ो काम बने नहीं लाख करो किन कोई, तो वो हो नहीं रहा ना, सही भाव नहीं निकला ना। तो यहां पूरी हुई एक आधी सी बात है। क्या कह रहा है? बिगड़ो काम बने नहीं, यानी इनको एक साथ बोल लो। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि यति मतलब ठहराव, तो वो यूं सोचते हैं, राम जाता है ठहर गए, पूर्ण विराम आ गया, मोहन जाता है पूर्ण विराम आ गया, फिर रमेश मोहन सुरेश तथा पंकज खेलते हैं, कसरीन में कोमा है, इनमें कहाँ आया था विराम, कहाँ ठहराव? ठहराव तो आया नहीं, मैंने एक साथ बोल दिया। वो ठहराव अपने आप आता है, पता नहीं चलता, यूं ठहर ठहर के नहीं लिखना पड़ता। विराम चिन्ह क्या होते हैं? जहां विराम लेना पड़ता है वहां कुछ चिन्ह लगाते हैं, उन्हीं को विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम लेना पड़ता है, इसको बच्चे अपने तरफ से सोचते हैं कि वहां रुकना पड़ता होगा आराम से। एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था, उसके 2 बच्चे थे, वो सोचता कि आगे रुक रहा हूं ना, मतलब रुकने का मतलब यूं नहीं होता, मैं सरल तरीके से बता रहा हूं, एक साथ बोलना, फिर इनको एक साथ बोलना। तो वो एक साथ इतने शब्दों को बोलोगे ना तो ऑटोमेटिक विराम आएगा, हमें नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आता है। अब यहां ला के देख लो, बिगड़ो काम, ये एक साथ बोल दो 3, चलो, बिगड़ो काम बने, एक साथ बोल दो, बिगड़ो काम बने नहीं लाख करो, तो कोई मतलब नहीं निकला ना, अब निकलेगा। बिगड़ो काम बने नहीं
लाख करे किन कोई, तो बीच में अपने आप ही गैप आया था ना, आया था कि नहीं आया था, तो उसी को विराम बोलते हैं। तो ये विषम चरण और समचरण, विषम चरण और समचरण, इनके बीच में यति का प्रयोग होता है। यति समझ गए। अब रहती है बात है मात्रा की। तो देखो दोहे में 24 मात्राएं होती है प्रत्येक लाइन में, 24 इसमें 24 इसमें। अब 24 कैसे है, 13 + 11, 13 और 11, तो यहां 13 पर कोमा आएगा, यति आएगी, और फिर 11, तो 13 + 11 कितनी हो जाएगी, 24 मात्रा। ये यहां रहेगी 13 + में 11, तो ये 24 मात्रा। अब मात्रा क्या होती है, आराम से समझेंगे सारी चीजें। मात्रा क्या होती है, एक बच्चा बोला सर मात्रा ही नहीं पता क्या। मात्रा तो वो होती है ना, ये आ की मात्रा, ये छोटी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा, ये ऊ की मात्रा। मैंने कहा बेटा ये मात्रा नहीं है, ये मात्रा के प्रतीक है, मात्रा के चिन्ह है, सिंबल है, समझ गए। तो मात्रा क्या होती है जी, तो यहां मात्रा समझो आप छंद के माध्यम से। मात्रा कहते हैं किसी भी वर्ण को बोलने में लगा समय। शायद आपने मात्रा पहली बार सुनी होगी परिभाषा, है ना, क्या पहले सुनी हुई है, सुनी हुई है। किसी भी वर्ण को बोलने में लगा समय मात्रा कहलाता है। और मात्रा 2 प्रकार की होती है, मात्रा लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा, ठीक है। तो पहले ये बताओ किसी भी वर्ण को बोलने में लगा समय, तो पहले वर्ण पकड़ो। मात्रा की परिभाषा क्या है कि किसी भी वर्ण को बोलने में लगा समय। तो वर्ण देखो, वर्ण क्या है, वर्ण वो है क ख ग, है ना, च छ ज प फ ब ए आ ई, ये वर्ण है। तो वर्ण को कितने भागों में बांटोगे, 2, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और। अब ये जो व्यंजन होते हैं क ख ग च छ ज ट ठ ड, ये जो है ना, ये अपने आप में अधूरे होते हैं, ये बोले नहीं जाते। आपके तो सिर्फ बोलते हैं ना क, तो बेटा इसके साथ ए जुड़ा हुआ है, क आधा प्लस में ए, तब ये क, ए की आवाज आ रही ना, क ए प त ल, आ रही नहीं ए की आवाज, हाँ, इनके साथ है ए होता है, वो इनको आवाज देता है, समझ आई बात है। आप इसके साथ आ जोड़ोगे तो ये यूं उच्चरित होगा, आ के माध्यम से उच्चरित होगा का। अगर ई जोड़ोगे तो की, ऊ जोड़ोगे तो कू। आवाज स्वर मिलती है इनको। व्यंजनों को आवाज कहां से मिलती है, स्वरों से। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात है। तो वो जो स्वर हैं उन्हीं से मात्रा डिक्लेयर होगी। तो स्वर की मात्रा 2 प्रकार की बताई मैंने, लघु और दीर्घ। तो ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ऋषि, ये 4 वर्ण लघु वर्ण है, तो इनकी लघु मात्राएं हैं। और इनको छोड़कर बाकी सारी दीर्घ है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे दीर्घ वर्ण है। समझाई बात है। अब मात्रा को गिनने का एक तरीका है, वो देख लीजिए। लघु मात्रा गिननी है तो आप इस पर 1 लगा देना लघु मात्रा के लिए। लघु मात्रा में कौन कौन से आएंगे, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ऋषि, ठीक है। ये जहां दिखे तो 1 लगा देना, 1 मात्रा मान लेना उनको। और इनके अलावा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आए तो उनको 2 मान लेना। पर इसके लिए 2 चिन्ह नहीं है, इसके लिए ये प्रतीक है इस तरह से, तिरछा एस सा, ठीक है ना, ये 2 का सिंबल है। समझ आई बात। ऐसे मात्रा गिननी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है। मात्रा को एक बार दोबारा बता देता हूं। बोलने में लगा समय मात्रा होता है, कैसे, ये देखो, यहां से गौर करवाऊंगा। मैंने कहा था ना कि मात्रा 2 प्रकार की होती है, लघु और दीर्घ। तो प्राय एक दीर्घ मात्रा को बोलने में लघु मात्रा की बजाय लगभग दुगुना समय लगता है, लगभग दुगुना समय लगता है। अब ये घड़ी से नापने की चीज नहीं है कि सर इसको दिखाओ मेरे को डबल समय कैसे लगा, दुगुना कैसे लगा। एहसास करवाया जाता है, और एहसास मैं करवा रहा हूं। देखो इधर, ये दे और न, ये दे और न, यहां मैंने छोटी की मात्रा का दी, यहां बड़ी। अब देखो ये दी और न, तो यहां टाइम नहीं लगेगा, दी बोलते ही न बोल दूंगा, दी बोलते ही न, दिन। आज उसको 3 दिन हो गए, 3 दिन, 2 दिन से नहीं आया, 2 दिन, दिन दिन दिन, समझ गए क्या।
और ये दीन, दीन, दीन दुखियों की सेवा करो पुण्य होगा, दीन। तो इस दी में और इस दी में कोई फर्क पड़ा क्या? टाइम डबल लग रहा है इसमें, डबल लग रहा है ना। डबल लगने का मतलब यूं समझो आप कि न को ठहर कर बोलूंगा, इसमें हाथों हाथ बोल दूंगा, दी बोलते ही न दिन, और यहां दी बोलते ही नहीं बोलूंगा, थोड़ा ठहर कर न बोलूंगा। देखो न की बारी थोड़ा ठहर कर आएगी, बारी ठहर कर आएगी मतलब दी पर टाइम लग रहा है। देखो यहां कोई केरोसिन की लाइन हो या कोई और टिकट लेने की लाइन हो, तो अगर मेरी बारी देरी से आ रही है, इसका कारण है मेरे से आगे वाले पर टाइम लग रहा है। समझ यही बात नहीं आई? मेरी बारी ठहर कर आ रही है, इसका क्या अर्थ है? मेरे से आगे वाले पर टाइम लग रहा है। अगर आगे वाले पर टाइम नहीं लगेगा तो मेरी बारी आ जाएगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है? तो यहां इसकी बारी ठहर कर आएगी न की। क्यों आ रही है? क्योंकि इस पर टाइम लग रहा है। देखो टाइम कैसे लग रहा है, दीन, दीन दुखियों की सेवा करो, दीन, और ये दिन, न की बारी जल्दी से आ गई, तो यहां टाइम नहीं लगा, या थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। तो ये लघु मात्रा है, ये दीर्घ मात्रा है। समझ गए कि नहीं समझे? यूं बोलोगे क्या? दिनों की सेवा करो, रातों की ना करें क्या? दिनों की सेवा करो, नहीं दिनों की, दीन जोर आएगा, यहां टाइम लगेगा, ठीक है ना? इसको यूं बोल दोगे, टाइम लगा दोगे धक्के काम से ही, आज मुझे 3 दिन हो गए, ऐसे बोल दोगे कि मुझे स्कूल आए 3 दिन हो गए, दिन हो गए, दिन। अब आप मात्रा समझ रहे हो क्या? मात्रा होता है वर्णों को बोलने में लगा समय। बोलो जोर से, क्या होता है? और एक दीर्घ मात्रा को बोलने में लघु मात्रा की बजाय लगभग दुगुना समय लगता है। और वो कैसे एहसास करोगे? बोलकर, उच्चारण करके, ठीक है? तो जो छोटी मात्रा है ना, उसके आगे वाला वर्ण जल्दी बोला जाता है। यहां देखो, मैं सरल सरल शब्द ही रखता हूं ताकि जल्दी बच्चा ग्रहण कर ले। यहां देखो, पिट, पिट, पी बोलते ही टै बोल दो, पिट। चोर थाने में पिट रहा था, यानी मार खा रहा था। चोर थाने में पीट रहा था, किसको? थानेदार को। फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? पिट रहा था मतलब खुद, और पीट रहा था किसी और को। फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? तो टै को सीधा बोलो, पी बोलते ही पिट, ठीक है? लोग कहते हैं कि हिंदी में गलतियां होती, कैसे होती है? तो बोलते ही उल्टा तो गलती होगी। अब है मात्रा लगा के देखते हैं, यहां गिनते हैं। मात्रा कैसे गिनते हैं देख लो। पहले मैं मात्रा गिनने का नियम और बता देता हूं साथ में। मात्रा समय को कहते हैं, ये लघु और गुरु 2 प्रकार की होती है, हर्ष और दीर्घ भी बोल सकते हैं, ठीक है? इनके प्रतीक ये हैं, ये लघु मात्रा के लिए, दीर्घ मात्रा के लिए, ठीक है? अब देखो मात्रा गिनने के नियम। ह्रस्व के लिए 1 लगाएंगे, दीर्घ के लिए डबल ये है, और ह्रस्व के लिए आएगा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ये, बाकी सारे डबल दीर्घ वाले आएंगे, ठीक है? दूसरा नियम देखो, संयुक्ताक्षर जो होते हैं, संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं? एक आधा और एक पूरा संयुक्ताक्षर, समझ गए? तो संयुक्ताक्षर को क्या लेंगे? दीर्घ में लेंगे। किस में लेंगे? दीर्घ में। याद रखना ये, फिर मात्रा गिनेंगे। यहां हलंत जो होता है ना, हलंत, उसको मात्रा में नहीं गिनेंगे, ठीक? और अनुस्वार जो बिंदी होती है, अनुस्वार, उसको दीर्घ में गिनेंगे। और इसके साथ याद रख लो, चंद्र बिंदु होती है ना, अनुनासिक, उसको लघु में। दोबारा बोल के देखो, अनुस्वार को दीर्घ वर्ण मानेंगे और अनुनासिक को लघु, यानी बिंदु को डबल मानेंगे, दीर्घ मात्रा मानेंगे, और चंद्र बिंदु को छोटी मात्रा, लघु मात्रा मानेंगे, ठीक है? अनुनासिक चंद्र बिंदु को लघु मानेंगे, और विसर्ग को दीर्घ मानेंगे। जो विसर्ग आता है ना, उसको दीर्घ मानेंगे। अच्छा, अब वो सुनो, बलाघात होने पर, बलाघात होता है किसी शब्द पर जोर पड़ना उच्चारण करते समय, ठीक है? तो बलाघात होने पर लघु भी दीर्घ हो जाता है। अगर कोई देखने में तो लघु लग रहा है, लेकिन जब उस दोहे का या उस पद का उच्चारण करते हैं तो वो लघु वर्ण भी दीर्घ जैसा उच्चारण करे, उच्चरित हो, तो फिर वहां दीर्घ मात्रा मानेंगे, भले देखने में वो लघु वर्ण हो। इसके उल्टा देखो, बलाघात नहीं होने पर दीर्घ भी लघु मानेंगे। और एक देखने में दीर्घ वर्ण है, लेकिन बोलते समय उसकी आवाज में
दीर्घता नहीं आ रही तो वहां दीर्घ होते हुए भी लघु मात्रा मानेंगे। ठीक है, मूल बात यह है कि मात्रा उच्चारण पर निर्भर है। मात्रा किस पर निर्भर है? तो दीर्घ उच्चारण हो रहा है तो दीर्घ मात्रा मान लेंगे, उच्चारण में टाइम नहीं लग रहा तो लघु मात्रा मान लेंगे। जेही के जेही पर सत्य स्नेहु, तो यहां जे को लघु मात्रा में मानेंगे क्योंकि इस पर जोर नहीं पड़ रहा, बलाघात नहीं हो रहा। और इससे नहीं समझ में आ रहा तो मैंने और शब्द लिखे कुमलाना, तो इसमें इसको लघु मानेंगे। ये संयुक्त अक्षर होने के कारण दीर्घ होना चाहिए था लेकिन इसको लघु में मानेंगे। ठीक है, उच्चारण पर जोर नहीं पड़ रहा। सातवां नियम देखो, छंद के प्रत्येक चरण के अंत वाला लघु वर्ण भी गुरु मान लिया जाता है। अंत वाला मुख्यतः मात्राएं उच्चारण पर निर्भर है। जिस वर्ण को उच्चारण में समय नहीं लग रहा तो उसको लघु ही मान लेते हैं, भले वो दीर्घ हो। अब यहां देखो कुछ वर्ण दे रहा हूं जिन पर आपको मात्राएं लगाकर थोड़ा अभ्यास करना है, फिर दोहे पर करेंगे। तो अभ्यास मैं करवा देता हूं 1 2 का, फिर आप करना। भ है ना, तो एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, 3 मात्रा है इसमें। कितनी मात्रा है इसमें? भा आ गया ना, आ तो डबल डबल एक एक, और मात्रा ऊपर लिखकर गिनते हैं। मात्रा कहां गिनते हैं? उनके ऊपर लिख करके। तो अगर कोई आपको कहे भारत में कितनी मात्रा है तो 4। अब कल्प में देखो, मैंने कहा था ना कि अगर आधा अक्षर है तो पहले वाले पर बलाघात लगता है। पै के उच्चारण में कम टाइम लगेगा, कल्प ज्यादा जोर यहां आ जाएगा। ठीक है ना, कल्प पै के बाद तो खत्म ही हो जाती है बात, है ना, और कै पर जोर पड़ता है तो इसको डबल मानेंगे। सीधा सूत्र याद रखो, आधा अक्षर दिखे उससे पहले वाला डबल मान लेना बस। ठीक है, तो कल्प, लेकिन ये यहां नहीं लगेगा क्योंकि ये पहले बता दिया ज्यादातर उच्चारण पर निर्भर है, तो इन पर जो मतलब बलाघात नहीं लग रहा तो ये लघु ही मानी जाएगी। यहां पढ़ रहा है बलाघात, बलाघात को समझने के लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए। ठीक है, पता लग जाता है। दिन और अभ्यास इनसे हो सकता है, दिन और दीन इनसे अभ्यास हो सकता है। जो सरल लगे ना अभ्यास उनसे करो, समझे ये बात? इनमें आपको जल्दी से पता नहीं लगेगा, कई दिनों के अभ्यास के बाद पता लगने लगता है कि हाँ बलाघात हो रहा है कि नहीं। तो दिन, इसमें कितनी मात्रा गिनेंगे? 1 और 1। ठीक है, और अगर दीन होता तो ये दीन डबल और 1 3। दिन में कितनी मात्राएं हैं? अच्छा, अब ये हंस, इसमें कितनी मात्रा मानू? 1 1 2 मात्रा है। हंस, हंस शब्द में कितनी मात्राएं हैं? अब मैंने अभी बताया कि जो चंद्र बिंदु होता है उसको सिंगल में गिनना है, 1 मात्रा है। और ये अनुस्वार बिंदु है, इसको डबल कहा था ना, तो ये हो गया 2 और 1 3। तो इसमें कितनी मात्राएं हैं? 3। अतः विसर्ग मैंने कहा था डबल गिनना है, तो 1 और 2 3 इसमें है। इसमें कितनी आएगी? मैंने कहा था विसर्ग भी डबल में मानते हैं, लिखा था अभी। तो कितनी आएगी? 2। ये छोटा दूध देख के 1 मत करना, छोटा दूध देख कर 1 मत करना, दुख। तो इस पर जोर पड़ रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है तो दीर्घ मात्रा है। फिर ये विसर्ग आ गया ना, ये तो 2 है ही है। संयुक्त के हिसाब से कर लो, भले आ के हिसाब से देख लो, संयुक्त के हिसाब से देख लो तो भी डबल है, और आ के हिसाब से देखो तो भी डबल है। और ये विसर्ग है ना, तो यह मत देखो, फिर ये देखो डबल, ये 4 मात्रा है प्रातः में, समझ गए? अच्छा, इसमें 2 और ये आधा है ना, ये इसके साथ पहले वाले को डबल मानते हैं ना, ये तो मऊ पहले ही डबल है, तो ये 2 और ये 1 3 मात्राएं हैं। कितनी है? अच्छा मुझे बताओ मर्द में कितनी मात्राएं हैं? मर्द में 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, बताओ। 2 को नहीं है, 3 है अभी, ये आधा होता है ना, तो तो 2 है ना, 2 कर दी ना, 2 कर दी ना, 3 थोड़ी करूंगा, 2 होगी ना। हाँ तो वो मऊ की मान लो, उसकी मान लो, मतलब अलग कोई शब्द बोलते हैं तो अलग अलग जोर थोड़ी पड़ रहा है। जोर तो मुंह पर एक बार ही पड़ गया ना, मौर्य एक बार पड़ गया ना, वो दोनों की कहानी पड़ गया, वो नहीं समझे क्या? अब आपको प्रसाद दे दिया तो आप यूं थोड़ी कहोगे इस हाथ में दिया इसमें तो नहीं दिया, तो हाथ तो तेरे ही है ना। तो अब ये देखो, यहां देखो सुरम में 1 और ये आता है तो इसको क्या मान लेंगे? डबल। और ये 1, तो सुरम में 4 मात्राएं हैं, इसमें 2
और ये 2 और ये 5 मात्राएं हैं आनंद में। आनंद में कितनी मात्राएं हैं? ध्यान में 2 और 1 है, इसमें 1 2 1 4। इसमें देखो ये इसकी वजह से 1 मत करना, क्योंकि इसकी वजह से 1 मान लो चलो, लेकिन इससे तो जोर पड़ रहा है ना, इससे तो टाइम लग रहा है ना, आ से तो लग ही रहा है ना, तो यहाँ 2 करेंगे और 1 ये 3, ठीक है ना। यहां देखो बिंदु और चंद्र बिंदु, यहां 1 मान लेंगे क्योंकि यहाँ आ की मात्रा नहीं है। अब संकट में 2 1 1 तो कितने हो गए? 4। अच्छा इसमें बताओ 2 1 2, ऐसे 2 मत लिखना, इसके लिए तिरछा ऐसे है ना, इसी का प्रयोग करना है, ठीक है। तो 3 हो गए, इसको ये तो वैसे ही बड़े उसे पता लग रहा है, और ये 2 4, ये 2 2 1 2 2 4 1 5, और मर्द में बताई दिया। अब देखो यह मात्रा गिनते हैं। इस दोहे में लोग कहते हैं दोहे में 13 और 11 पर यति होती है, तो देखो होती है कि नहीं, लोग झूठ बोलते हैं क्या? देखते हैं 13 मात्रा आती है कि नहीं, देखो गिनो। तो 13 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। अब यहां देखो 11 है कि नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1, तो 13 और 11 24। ऐसे यहां आएगा 1 1 2 होगी ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब यहां 11 मिलेगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो कोई भी 2 उठा के देखो, मात्रा 13 और 11 की यति पर मिलेगी और 24 मात्रा होगी। तो जिन रचनाओं को, जिन पदों को किन्हीं विशेष नियमों में, भले आप वर्णों के नियम से, भले मात्रा के या यति गति का जो भी नियम है उसमें बंधी हुई जो रचना है उसको छंदबद्ध रचना कहते हैं। और छंद ही वो चीज है जो पद्य को गद्य से अलग कर देती है। आपको अगर मैं किताब लेके दिखाऊं, आप बता दोगे कि ये गद्य में है या पद्य में? ये पेज देखो, गद्य है या पद्य है? और ये दूर से पता लग जाता है ना, क्यों लगता है? क्योंकि इनकी जो पंक्ति है ना वो बेहिसाब नहीं है, मात्रा वर्ण इनके नियमों में बंधी हुई है। कुछ रचनाएं होती है जिनमें वर्ण गिने जाते हैं, किस पंक्ति में कितने वर्ण हैं, ठीक है। तो वर्णों के हिसाब से उसको देखते हैं, तो होते हैं वार्णिक छंद। क्या होते हैं? हाँ, वर्णिक छंद, ठीक है। और कुछ में मात्राएं गिनी जाती है, कितनी पंक्तियों में कितनी मात्राएं आएंगी, ठीक है ना, किस पद में कितनी मात्राएं आएंगी। तो जिनमें मात्राएं गिनी जाती है उनको बोलते हैं मात्रिक छंद। तो छंद 2 प्रकार के हो गए, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। छंदों के प्रकार तो 2 ही है, वर्णिक और मात्रिक, लेकिन छंद होते कई हैं, जैसे दोहा, जैसे सोरठा, जैसे चौपाई, जैसे गीतिका, जैसे हरि गीतिका। तो इनका अलग अलग से अध्ययन करेंगे। आज मोटी मोटी बातें समझी है हमने, और एक और समझने वाले हैं कि जब 3 वर्ण मिलकर के इकट्ठे होते हैं तो उनको गण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये देखो गण। छंद शास्त्र के अनुसार 3 वर्णों के समूह को वर्णिक छंदों में गणों पर विचार किया जाता है, ठीक है। गणों में लघु गुरु का क्रम पूर्व से निश्चित होता है। समझ में आई बात है? तो ये जो गण है वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8 प्रकार के। एक तो है यगण, ये गण, इसको इकट्ठा भी लिख दो, यगण बोलते हैं। ऐसे ही मैं गण, इकट्ठा बोलो मगण, और तय गण, तगण, रगण, और जगण और भगण, नगण और सगण, ये 8 गण होते हैं। अब इन 8 गणों पर चर्चा करते हैं। ये जो गण है 8 है, 8 के 8 गण देख लो, यगण, मगण, तगण,
रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये गण है 8। गण का मतलब मैंने अभी बताया आपको कि 3 वर्ण इकट्ठे होते हैं ना तो उनको गण बोलते हैं। अब इनकी आवश्यकता कब पड़ेगी? मैंने कहा था ना कि जिन छंदों में वर्ण गिने जाते हैं वो वर्णिक छंद होते हैं, मात्रा गिनी जाती है वो मात्रिक छंद होते हैं। तो छंद प्रकार तो 2 ही है, वर्णिक और मात्रिक, लेकिन संख्या में कई है। तो जो संख्या में कई है उनको समझेंगे ना तब इन गणों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बताए हैं। समझे बात है? अरे हम कर क्या रहे हैं? छंद को समझ रहे हैं। छंद क्या है? नियमों में बांधना। अब कौन सा छंद कितने नियमों में बंधा है वो तो देखेंगे ना, किसमें सगण आता है, किसमें भगण आता है, किसमें कितने भगण आते हैं, ये तो देखेंगे ना। तो देखने से पहले हमें ये पता तो होना चाहिए ना। अब मैं कहूंगा कि इस छंद में इतने सगण आते हैं, 2 सगण आते हैं, या 1 लघु 2 गुरु आते हैं, तो क्या लघु क्या गुरु बताना तो पड़ेगा ना पहले कि मात्रा 2 प्रकार की होती है, गण इतने प्रकार के होते हैं। तो छंदों में अलग अलग नियम है, तो वो नियम जानने के लिए ये गण, इन गणों को याद करने के लिए इनके अलग अलग सूत्र हैं। मैंने अभी बताया, यहां लिखा था पहले कि इनकी जो मात्राएं वो पहले से तय होती है, पहले से तय होती है। जैसे कोई कहे कि यगण कोई है तो उसमें कितनी मात्रा होगी? 5। कितनी मात्रा होगी? 5 में भी कैसे? पहले सिंगल फिर डबल डबल यूं। और कोई पूछे मगन में कितनी मात्रा होती है तो 6, 2 2 2। और कोई पूछे तगड़ में कितनी मात्रा होती है 5, तो 5 इसमें होती है। 5 इसमें फर्क क्या है? इसमें पहले 2 गुरु आ जाएगी, लास्ट में एक लघु आएगी। पहले 2 गुरु फिर लघु, और ये इसका उल्टा ही है। मान लो इसमें पहले लघु आएगी फिर बाद में 2 गुरु आएगी, और इसमें पहले 2 गुरु आ जाएगी बाद में लघु आ जाएगी, यूं होती है। ठीक है? जैसे उदाहरण ये देखो, आपको कोई पूछे कि कामना में कौन सा गण है, कामना शब्द में कौन सा गण है, तो आप मात्रा देख करके देख लो। 2 1 2 किस में आती है? 2 1 2 रगड़ में आती है। तो बोलो कि इस शब्द में रगड़ बन रहा है, क्या बन रहा है? मात्रा देखकर पता लग जाता है। इन गणों की मात्रा पहले से ही तय होती है, गणों की मात्रा पहले से तय होती है। अब यहां देखो, कोई आपको पूछ ले सगण में क्या होता है, तो आप कहो सगण में पहले 2 लघु मात्रा आएगी फिर एक दीर्घ आएगी। कोई कई उदाहरण तो ये रहा कमला, तो 2 लघु आ गई ना, एक दीर्घ आ गई लास्ट में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब कोई कहे कि नगण क्या होता है, नगण में, तो नगण में पहले याद रखो, नगण में तीनों मात्राएं सिंगल होती है, बस 1 1 1 3 मात्राएं होती है। कोई पूछे कि उदाहरण दे दो, सरल तो से रे ले 1 1 1, कै में ले कमल। समझ में आई बात है? कोई आपको पूछे कोई ऐसा शब्द बताओ, इनमें से मत बताओ, और जगन का उदाहरण हो, जगन का यानी जिसमें पहले 1 मात्रा फिर 2 फिर 1, बताओ। समान, क्योंकि बीच में 2 अर्ची तो समान है, क्या हो जाएगा? समान है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये गण होते हैं, इनकी आगे आवश्यकता होगी। अभी मैं कल क्या करवाने वाला हूं, वार्णिक छंद कौन से हैं, मात्रिक छंद कौन से हैं, ये करवाऊंगा, और उतने करवाऊंगा जितने आपके सिलेबस में है। ठीक है? कल ये वर्ण पूरे हो जाएंगे। ये तो समझ गए क्या आप? अब देखो, इनको याद करने का एक सूत्र है, आप इसको रट सकते हो, ठीक है ना, पर ये सूत्र भी रट लोगे ना आप, ये सूत्र सिंपल सा ही है, अब 2 4 बबलों तो याद हो जाएगा। यह माता राज भानसल का, देखो इसी सूत्र से सारे ये नियम दिखा रहा हूं। देखो यहां से ध्यान से देखना, 1 ये 2 है ना, और ये 2 है ना, तो यगण में 1 2 2, तो यगण में 1 2 2 यानी सिंगल दीर्घ दीर्घ हो गया नहीं, यगण बन गया ना। अब आगे देखो, ये मैं मगन, मगन में देखो तीनों का तो एक गण होता है ना, 3 तो करो, तो 1 2 3, तो 2 2 और 2, तो मगन में क्या होता है? 2 2 2 हो रहा है ना, मगन बन रहा है ना। अगला क्या है? तय, तगण, तो तगड़ में क्या है? 2 2 और 1, तो 2 2 1, तगड़ में देख लो 2 2 1, इसी से बन रहे सारे। फिर है रगण, तो रे गण है, इसमें देखो 1 2 3, तीनों को पकड़ो ना तभी तो एक गण बनेगा। तो 2 1 और 2, तो 2 1 2, दीर्घ लघु दीर्घ, ये रगण का सूत्र है। अब यहां देखो जगण, तो जगण में 3 पकड़ो, पहले 3 पकड़ो, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, तो 1 2 1 जगण में, तो जगण में देख लो 1 2 1। समझ आ रही बात है? अब आगे भय भगण, तो भगण में 3 फिर पकड़ो, ये यहां तक पकड़ लो भगण में, तो ये हो गया 2 1 और 1, तो भगण में 2 1 1। ठीक है? कोई ऐसा शब्द बताओ
जिसमें पहले दीर्घ मात्रा हो फिर दो लघु हो। सारस, सा रे से सारस, नहीं समझे? सारस में कौन सा गण बन रहा है, समझ रहे हो ना? अब इसके बाद आ गया न। अब ध्यान से सुनना कि ये यहीं तक है सूत्र। तो न से अगर आपने करते हैं ना, तो न से आगे एक ऐसा लगाओ जो सिंगल ही हो, है ना? कुछ भी लगा लो, न से रे नसर, पर नसर कोई शब्द होता नहीं, और कोई न से क नसक कोई शब्द होता नहीं, तो ले नसल, है ना? तो यूं करके ले लगा दिया, यानी एक एक एक, तो इसमें एक 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 होता है। और फिर से को पूरा करें, तीन तो वर्ण करने पड़ेंगे ना, और तीन भी कैसे पूरे करने पड़ेंगे, एक एक डबल यूं करने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, इसको पूरा करने, गण को, गण में तीन तो पूरे करेंगे ना, तो इसको पूरा करने लगा दिया आगे, लगा, क्या लगा दिया, लगा। तो इसमें क्या सूत्र बन गया, ये एक एक डबल। तो सगण में यही होता है, एक एक और डबल। तो ये सूत्र याद कर लो, और नहीं तो सूत्र याद करने में भी टाइम लगेगा। कई बार कंपटीशन में होता है ना, टाइम कम होता है, तो थोड़ा तो कोशिश करोगे तो 8 एक याद हो जाएंगे। कैसे याद होगा, मुझे तो ये बहुत पहले याद हो जाता, नगर में सिंगल होते थे नहीं, एक तो याद हो गया, 8 में से 7 ही बचे हैं। नगर, कोई पूछे नगर में क्या होता है, कि सारे एक एक होते, सरस, सरल। समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप नगन याद कर सकते हो तो आप फिर मगन याद कर लो। मन उल्टे होते हैं, इसमें तीनों एक एक होते हैं, इनमें तीनों डबल डबल होते हैं। दो याद हो गए ना, सही तो बचे हैं। मन उल्टा कर लो, मन, मन नम, यानी एक याद करो। क्या याद करो, एक, कि नगन में एक 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 होते हैं। तो फिर ये सूत्र याद करोगे, फिर इसमें देखोगे यार नगन यहां से बन रहा है, यहां से, तो एक दो यूं याद करोगे, टाइम लगेगा। तो सीधा याद करो, नगन में कितने हैं, एक एक एक, नगन में एक एक एक, नगन में एक एक एक, और मगन में दो दो दो, दो दो दो, याद हो गए ना? ये एक दूसरे के उल्टे कर लिए ना हमने। अब देखो क्या करता हूं मैं, पहले सिंगल फिर डबल है, तो ये पहले डबल फिर सिंगल है। ये ऐसे याद कर लो कि यगन और तगन, यगन और तगन ऐसे याद रखो। कई बार पढ़ोगे ना, कई बार 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 चिंतन मनन करोगे ना, तो ये याद हो जाएंगे। तो यगन में क्या होता है, और ये तो पहला ही है ना, पहला तो देखते ही, कई बार देखिए ना, शुरुआती दौर वाला याद ही हो जाएगा कि शुरुआत में एक डबल डबल, एक डबल डबल। पहला पार्ट तो देखते याद होता है, किताब खोलते ही आगे पढ़ा होता है। कोई आपको सीधे कहते 11वां पार्ट होता, तब तो चक्कर में पड़ते। पहला तो किताब खोलती दिखता ही है, तो ये तो आगे दिख जाता है ना। अब याद इतना ही रखना है कि यगन में एक डबल डबल, तो इसका उल्टा देख लो आप, पहले डबल डबल फिर एक, तो तगन यत, तो ठीक है, तगन याद हो गया ना, 4 याद हो गए, ठीक है। अब ऐसा देखो, ये दोनों देखो बहुत ही सुंदर तरीके से याद होंगे। रज धूल, रज धूल को बोलते हैं जर, लोहे में जर लग गया, रज धूल। कैसे कि इसमें तो डबल, बाहर डबल है, इसमें बाहर सिंगल है, यही बात है। इसमें बीच में सिंगल आएगी, इसमें बीच में डबल आएगा। ये एक दूसरे का उल्टा पड़ा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, अब ये रह गए भगन और सगन। तो इसमें पहले 2 सिंगल है, इसमें लास्ट में 2 सिंगल है ना? बस, या सब ऐसे। तो थोड़ा सा बार बार देखते ना, तो 5-10 मिनट में याद हो जाते हैं। तो अगर कंठस्थ याद हो गए तो समय बचेगा। अब आपके इतना ही बाकी रहा है कि जो आपके सिलेबस में लगे हैं छंद, कौन कौन से लगे हैं, तो उनकी आपको पहचान याद रखनी है। उसके लिए आपको मात्रा का पता होना चाहिए, कैसे मात्रा गिनेंगे, क्योंकि मात्रिक छंद है तो उसमें मात्रा को याद रखेंगे। जैसे आपको कोई पूछ रहे कि दोहे में क्या होता है, तो बोलो दोहे में 4 चरण होते हैं, 2 समचरण 2 विषम चरण, और आपके विषम चरणों में 13 और 11 के बीच में यति होती है, ठीक है, और कुल मात्राएं 24 होती है प्रत्येक पंक्ति में। ये दोहे की पहचान है। सोठा इसका उल्टा होता है। सोठे में क्या होता है, सोठे में यहाँ 11 आएगी, यहाँ 13 आएगी। इसमें 13 + 11 थी ना, उसमें 11 + में 13 होगी, इतना फर्क है। और फिर मात्राओं वालों को छोड़ेंगे तो वर्णिक छंद आएंगे, उनमें वर्ण गिने जाएंगे कि किस में कितने, कवित्व में कितने होते हैं, सवैये में कितने वर्ण होते हैं। क्योंकि कवित्व और सवैया क्या है, वर्णिक छंद, और दोहा क्या है, मात्रिक छंद। दोहा क्या है और चौपाई क्या है, मात्रिक छंद। समझाई बात है? तो मात्रिक छंदों को देखेंगे तो मात्रा गिनेंगे,
और वर्णिक में वर्ण गिनेंगे, और वर्णों में 3 वर्ण एक साथ होते हैं तो उनमें गण गिनते हैं, तो उनमें गण भी पता लगेगा कि लास्ट में कौन सा गण आता है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।